हेलो फ्रेंड्स, वेल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहां से जानेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के बचे हुए बहुविकल्पीय प्रश्नों को। दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं ये आपके आते हैं 15 नंबर में। ठीक है, तो यानी अगर आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करते हैं तो 15 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में भी हम लोगों ने जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे, चाहे वो पवन सीरीज के हों, चाहे वो राजन सीरीज के हों, चाहे दोस्तों 2015 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, उन सबको हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो में फिर हम यहीं से शुरू करेंगे पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपके जो एग्जाम होंगे उनमें क्वेश्चन दोस्तों ये इन्हीं प्रश्नों से बनते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों वीडियो को अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि आज के हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न कौन कौन से होने वाले हैं। ये तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि बहुश्रेणी शिक्षण विधि स्तर से संबंधित है, यानी बहुश्रेणी शिक्षण विधि जो होती है ये किस स्तर से संबंधित होती है, प्राथमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, उच्च स्तर से या फिर उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों ये बहुश्रेणी शिक्षण विधि जो होती है ये प्राथमिक स्तर से संबंधित होती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निदानात्मक परीक्षण अर्थ है। तो निदानात्मक परीक्षण का अर्थ क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो बालक की त्रुटियों कमजोरियों को पता लगाना, बालकों की त्रुटियों को सूचीबद्ध करना, यानी गलती जो होती हैं, ठीक है, उनको सूचीबद्ध करना है, समस्या दूर करना या फिर समस्या का प्रयोग करना। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कि बालक की जो त्रुटियाँ होती हैं और उनकी जो कमजोरियाँ होती हैं उनका पता लगाया जाता है निदानात्मक परीक्षण में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है। तो प्रेरणा देने के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, कमजोरी दूर करना या फिर मूल्यांकन करना। तो दोस्तों निदानात्मक परीक्षण इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे जो कमजोरी होती है वो दूर कर दी जाती है। ठीक है, यानी जो प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है, यानी जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है उसका क्या उद्देश्य है। तो बालक का सर्वांगीण विकास करना, बालक का मानसिक विकास करना, बालक का शारीरिक विकास करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा बालक का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, किंडरगार्टन विधि है या फिर खेल विधि या फिर ये सभी। तो दोस्तों परक आधारित शिक्षण विधियाँ ये तीनों हो जाएंगी, प्रोजेक्ट विधि हो जाएगी, किंडरगार्टन विधि हो जाएगी और खेल विधि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आएगा कि अध्यापक को मॉनिटर पर निर्भर रहना पड़ता है बहुकक्षा शिक्षण में, क्रियापरक शिक्षण में या फिर बाल केंद्रित शिक्षण में या फिर सहगामी शिक्षण में। तो दोस्तों अध्यापकों को जो ये मॉनिटर होते हैं, ठीक है, क्लास में मॉनिटर बना दिए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं, ये बहुकक्षा शिक्षण में मतलब इस पे जो टीचर होता है वो डिपेंड रहता है, यानी बहुकक्षा शिक्षण जहाँ पर होता है वहाँ पर जो अध्यापक होता है वो मॉनिटर पे डिपेंड रहता है। अगला क्वेश्चन आता है कि छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है, क्या विकसित किया जाता है, कौशल विकसित होता है, प्रेरणा, व्यक्तित्व या फिर ज्ञान। तो दोस्तों जब छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसमें होता है उनका कौशल विकसित होता है। ठीक, जैसे आप लोग डीएलएड कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, ये है तो प्रशिक्षण, तो इसमें क्या होगा, कौशल आपका विकसित होगा। किसका कौशल होगा, यहाँ पर हो जाएगा शिक्षण का कौशल। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था। ठीक, यानी बताया जा रहा है कि जो शिक्षक प्रक्रिया है, ठीक है, इसको कौशल के रूप में किस संस्था ने सबसे पहले इस पर अध्ययन किया। तो फोर्ट विलियम कॉलेज ने या फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने या फिर जेएनयू ने या फिर एनसीईआरटी ने। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में सर्वप्रथम जिसने अध्ययन किया वो थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या किस सन में दी, 1920 में दी, 1952 में दी, 1970 में दी या फिर 1982 में दी। तो क्लार्क ने शिक्षण कौशलों की व्याख्या दी थी 1970 में। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित है जब छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित और क्रियान्वित किए जाते हैं। ये कथन किसका है, ऑलेन का है, क्लार्क का है, ब्राउन का है या फिर रायबर्न का है। तो दोस्तों ये जो कथन हो जाएगा ये हो जाएगा क्लार्क का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने 1979 में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के अध्ययन करते हुए शिक्षण कौशल बताए, यानी कितने कौशल बताए, 10 बताए, 14 बताए, 7 बताए या फिर 21 बताए। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने 1979 में शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम का अध्ययन कराते हुए, ठीक है, ध्यान रखिएगा,
शिक्षण कौशलों की संख्या बताई थी 7। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है पाठ योजना जिसको लेसन प्लान कहते हैं, ठीक है, का प्रथम बिंदु क्या है? प्रस्तावना प्रश्न है, उद्देश्य कथन है, काठिन्य निवारण है या फिर व्याख्यान है? तो यहाँ पर आएगा पाठ योजना यानी जो लेसन प्लानिंग होता है इसका पहला बिंदु या फर्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है पाठ प्रस्तावना यहाँ पे, ठीक है। और पाठ प्रस्तावना होती है दोस्तों बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि प्रस्तावना प्रश्न जिसको इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का संबंध किससे? विषय वस्तु से है, पूर्व ज्ञान से है, शिक्षक ज्ञान से या फिर अश्रृंखलाबद्धता से है? तो प्रस्तावना प्रश्न के जो इंट्रोडक्शन यानी क्वेश्चन जो होते हैं ये होते हैं बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अधिगम का अर्थ है क्या है? लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या फिर उपरोक्त सभी? तो अधिगम का अर्थ होता है दोस्तों सीखना, लर्निंग जिसको कहते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है, किन चीज़ों का उल्लेख है ये आपसे पूछ रहा है। अपव्यय को रोकना, अपव्यय माने फिजूल खर्ची जो होती है, ठीक। अपव्यय का अर्थ होता है फजूल खर्ची, इस फजूल खर्ची को रोकना, या फिर शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार में कमी, या फिर उपरोक्त सभी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेख है सभी का, अपव्यय का अवरोधन, उसके बाद शिक्षा का गिरता स्तर, शिक्षा में गुणात्मक सुधार की कमी। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन तीनों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता क्या है? अपव्यय और अवरोधन, शिक्षा में गुणात्मक सुधार का अभाव, छात्र उपलब्धि कमजोर होना या फिर उपरोक्त सभी? तो न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता दोस्तों उपरोक्त सभी होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है शिक्षण में सुधार, शिक्षण विधियों में सुधार, परीक्षा प्रणाली में सुधार या फिर उपरोक्त सभी? तो देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर पर लक्ष्य प्राप्ति हेतु ज़रूरी हो जाएगा दोस्तों सभी हो जाएगा। इसमें शिक्षा में सुधार, शिक्षण जो होते हैं उसमें सुधार की ज़रूरत होती है, शिक्षण की जो विधियाँ होती हैं यानी जो मेथड होते हैं इनमें सुधार की ज़रूरत होती है, और परीक्षा प्रणाली जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है इनमें सुधार की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम अधिगम स्तर की क्यों ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अधिगम बढ़ाने हेतु, प्रत्येक स्तर के लिए, अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु या फिर विद्यालय सुधार हेतु? तो न्यूनतम अधिगम स्तर की ज़रूरत होती है अधिगम की मात्रा निश्चित करने के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण प्रक्रिया का अर्थ उस समस्त सामग्री से है जो शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा बोली हुई पाठ्य सामग्री में सहायता देती है। किसका कथन है, ठीक। इसी डेंटा का है या फिर पी.एन. राय का है या फिर थॉमसन का है या फिर जोहान्सबर्ग का है? तो दोस्तों ये जो डिफिनेशन दी है ये है इसी डेंटा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है जब छात्र टॉक और चाक से नहीं समझते तो शिक्षक प्रयोग करता है, शिक्षण विधि का प्रयोग करता है, सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, श्यामपट्ट का प्रयोग करता है या फिर मौखिक कार्य का प्रयोग करता है? तो देखिए दोस्तों जब छात्र जो होगा, कोई भी स्टूडेंट टीचर की बात अगर नहीं सुनेगा, लिखा हुआ अगर नहीं वो समझेगा तो फिर क्या करेगा? शिक्षक जो होगा, टीचर जो होगा वो सहायक सामग्री का यूज़ करेगा, ठीक। और उससे बच्चा जो है आसानी से समझने का प्रयास करता है और अच्छी सी बात वो समझ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मानचित्र का प्रयोग किस विषय के लिए ज़रूरी होता है? हिंदी के लिए, इतिहास के लिए, नागरिक शास्त्र के लिए या फिर भूगोल के लिए? तो मानचित्र जो होगा इसका सबसे अच्छा जो प्रयोग होगा वो हो जाएगा भूगोल, ठीक है। यानी भूगोल सब्जेक्ट के लिए मानचित्र का प्रयोग सबसे बेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है उद्घोषणाओं, भाषाओं और विशिष्ट विषय वस्तु को लंबे समय तक रखा जाता है। पुस्तकालय में रखा जाता है, संग्रहालय में रखा जाता है, टेप रिकॉर्डर में या फिर रेडियो में? तो जो उद्घोषणाएँ होती हैं, जो भाषाएँ होती हैं और विशिष्ट वस्तुओं को लंबे समय तक दोस्तों टेप रिकॉर्डर में सेफ रखा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया था चार्ल्स बुश ने, चार्ल्स डार्विन ने, चार्ल्स हॉकिंस ने या फिर चार्ल्स बेबेज ने? तो कंप्यूटर के सिद्धांतों का पता लगाया था चार्ल्स बेबेज ने, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज को। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ 1961 में हुआ, 1971 में हुआ, 1951 में हुआ या फिर 1975 में हुआ? तो भारत में कंप्यूटर का विकास हुआ था 1961। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया, ठीक। तो आशुबेल ने बनाया, डेनियल डेविस ने या फिर क्वींस ने या फिर जॉन रेड्स ने? तो वह शिक्षण प्रतिमान बनाया है दोस्तों डेनियल डेविस ने, जिसमें अध्यापक का स्थान किसने लिया? वो कंप्यूटर ने ले लिया यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ 1981 में, 1975 में, 1985 में या फिर 1977 में। तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ था 1977 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है, 110 वस्तुओं को, 85 वस्तुओं को, 105 वस्तुओं को या फिर 80 वस्तुओं को। तो विज्ञान किट में दोस्तों शामिल किया गया है 110 वस्तुओं को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षार्थियों के अधिगम में किसके द्वारा सर्वाधिक रुचि जागृत होती है, पुस्तकों के द्वारा, दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा, कक्षा के वातावरण के द्वारा या फिर पत्रिकाओं के द्वारा। तो देखिए शिक्षार्थियों के अधिगम यानी जो स्टूडेंट होता है उनको सीखने में सर्वाधिक जो रुचि जागृत होगी तो वो हो जाएगी दृश्य और श्रव्य जो सामग्री होगी इसके माध्यम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बालक का शारीरिक विकास, बालक का मानसिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास या फिर ये सभी। तो बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ हो या उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों बालक का सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन आता है सहायक शिक्षण सामग्री द्वारा बालक का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, भाषा की विकास या भाषा विकसित होती है या फिर ये सभी। तो सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा बालक का विकास होता है दोस्तों, मानसिक विकास भी होगा, बौद्धिक विकास भी हो जाएगा, भाषा का विकास भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संप्रेषण के घटक हैं, प्रेषक हैं, संदेश हैं, ग्राही हैं या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों संप्रेषण के घटक हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। तो रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर। तो यहाँ पर कह रहा है श्रव्य और दृश्य। श्रव्य माने होता है सुनना, दृश्य माने होता है देखना। तो रेडियो को या फिर चलचित्र या फिर टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर। तो देखिए जो रेडियो हो जाएगा वो हो जाएगा श्रव्य सामग्री, यानी इसमें सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई नहीं देता है। आप चलचित्र देखिए, कंप्यूटर देखिए और टेलीविज़न देखिए, इसमें सुनाई भी देगा और दिखाई भी देगा। तो ये हो जाता है श्रव्य और दृश्य सामग्री, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि भ्रमण प्रविधि के चरण हैं, या प्रकरण का चुनाव, पर्यटन स्थल का चयन या फिर पर्यटन स्थल हेतु सामग्री या फिर उपर्युक्त सभी। तो भ्रमण प्रविधि के चरण हो जाएंगे उपर्युक्त सभी, इसमें शैक्षिक उद्देश्य भी शामिल होते हैं, ठीक। प्रकरण का चुनाव हो जाएगा, पर्यटन स्थल का चयन हो जाएगा, कहाँ हमें पहुँचना है, कौन कौन सी सामग्री लेके हमें पहुँचना है। तो इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि है, व्याख्यान प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि या फिर स्पष्टीकरण प्रविधि या फिर अवलोकन और निरीक्षण प्रविधि। तो शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि दोस्तों हो जाएगी खेल और गतिविधि आधारित हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। तो प्रश्नोत्तर, वर्णन, कहानी कथन या फिर उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण प्रविधियों के दोस्तों प्रकार हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। प्रश्नोत्तर विधि भी हो जाएगी, वर्णनात्मक विधि भी हो जाएगी और कहानी कथन विधि भी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, ये कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है। देखिए शिक्षण जो होगा पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, बच्चे का जो पहले से ज्ञान प्राप्त हो उसी बेस पर उसको नए ज्ञान से जोड़ देना चाहिए। तो ये किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर पूर्व से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर सरल से कठिन की ओर। तो दोस्तों शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान पर आधारित करना चाहिए, तो ये हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो देखिए पूर्व ज्ञान में क्या हो जाएगा, बच्चे को पहले से पता होगा, फिर उसके बाद जब नवीन ज्ञान का मतलब होता है उसको कुछ ज्ञात नहीं होगा तो उसी से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांतों से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। ये किसका कथन है, रूसो का है, रेमंड का है, हर्बर्ट गुलिंग का या फिर आर.के. शर्मा का है। तो दोस्तों ये जो सूत्र है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता लेने के लिए अपेक्षा की जाती है, ये रेमंड का है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, एक पक्षीय होती है, द्विपक्षीय होती है, एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों होती हैं या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रभावी संप्रेषण की जो प्रक्रिया हो जाएगी वो एक पक्षीय और द्विपक्षीय दोनों हो जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांतों से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन हो जाएगा रेमंड का, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जितने भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के आपके साथी हैं उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अब एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही करीब आ चुका है और आप लोग अच्छे से विधिवत रूप से
तैयारी करिए अपनी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आवर्ती के सिद्धांत के अंतर्गत आवर्ती के तरीके हैं, गृह कार्य है, मानसिक परीक्षा है, छात्रों से पाठ समझने को कहना या फिर उपरोक्त सभी। तो आवर्ती के सिद्धांत के अंतर्गत आवर्ती के दोस्तों तरीके हो जाएंगे, उपरोक्त सभी। इसमें गृह कार्य भी करवाया जाता है, मासिक परीक्षा का आयोजन भी होता है, छात्रों से पाठ समझने को भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है उपचारात्मक शिक्षण के लाभ। तो उपचारात्मक शिक्षण के लाभ क्या हैं ये आपसे पूछ रहे हैं। तो छात्र की कठिनाई और दुर्बलताओं का पता इससे लग जाता है, कठिनाइयों का निराकरण हो जाता है, या फिर छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, या फिर उपरोक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। इसमें छात्र की कठिनाई और उनकी जो दुर्बलताएं होती हैं उनका पता लग जाता है, कठिनाई जो होती है उसका निवारण होता है, और छात्रों का इसमें पथ प्रदर्शन भी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि शिक्षण के सूत्र हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी हो जाएंगे शिक्षण के सूत्र। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, उसके लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है? प्रश्न सरल और स्पष्ट हों, प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाएं, प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ को विस्तार करने वाले हों, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रश्न प्रविधि शिक्षण को सहज और क्रमबद्ध बनाती है, इसके लिए क्या ज़रूरी हो जाएगा? प्रश्न सरल और स्पष्ट हों, प्रश्न संपूर्ण कक्षा से किए जाएं, प्रश्न पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ को विस्तार करने वाले हों। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि व्याख्यान विधि के लाभ हैं स्वाध्याय की भावना का विकास, पाठ के हर पहलू का ज्ञान, अधिकतम सूचना और तथ्यों का ज्ञान, या फिर उपरोक्त सभी। तो व्याख्यान विधि के ये लाभ हो जाएंगे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन होगा कि शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व है, मानसिक विकास के लिए उपयोगी, जिज्ञासाएं शांत होती हैं और नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, सुनने और बोलने का कौशल विकसित होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के क्षेत्र में वाद विवाद प्रविधि का महत्व हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो वाद विवाद से क्या होता है? मानसिक विकास के लिए ये उपयोगी हो जाता है, जिज्ञासाएं शांत होती हैं और नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, सुनने और बोलने के कौशल का इसमें विकास हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है, ये कथन किसका है? बर्टन का है, रायबर्न का है, एंडरसन का, या फिर रेमंड का है? तो दोस्तों शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया जो उद्दीपन होता है, ठीक है, उद्दीपन होता है, ये मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है। किसने कहा था ऐसा? तो ये कहा था रायबर्न ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि प्राचीन कालीन शिक्षण प्रविधियाँ थीं पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, या फिर पाठ्यक्रम केंद्रित। तो देखिए प्राचीन कालीन शिक्षण प्रविधि दोस्तों थी शिक्षक केंद्रित। अगला शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्य पुस्तकों का, समय अवधि का, या फिर बच्चे की रुचि और मानसिक स्तर का, या फिर परीक्षा का। तो दोस्तों शिक्षण करते समय सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखा जाता है वो यही होता है कि बच्चे की रुचि और उनका मानसिक स्तर क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम। तो शिक्षण विधियाँ हैं, गतिविधियाँ हैं, अभ्यास प्रश्न हैं, या फिर प्रश्न हैं। तो शिक्षण को सुव्यवस्थित और प्रभावपूर्ण बनाने का दोस्तों माध्यम हो जाएगा शिक्षण विधियाँ। अगला शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, या फिर शोध पर, या फिर शिक्षण सूत्रों पर। तो शिक्षण विधियाँ दोस्तों आधारित होती हैं ये शिक्षण सूत्रों पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्रोबेल हैं, मॉन्टेसरी हैं, हेलन पार्क्सहर्स्ट हैं, या फिर हर्बर्ट हैं। तो किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता थे फ्रोबेल। अगला क्वेश्चन संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, एक पक्षीय होती है, द्विपक्षीय होती है, एक पक्षीय द्विपक्षीय दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है द्विपक्षीय। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, या फिर अंश से पूर्ण की ओर। तो यहाँ पर जो उपयुक्त शिक्षण सूत्र पूछा जा रहा है वो हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, या फिर परिणाम का सिद्धांत। तो दोस्तों शिक्षण का सामान्य सिद्धांत परिणाम का सिद्धांत नहीं है, बाकी क्रियाशीलता का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत ये शिक्षण के सामान्य सिद्धांत होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है शिक्षा शास्त्र पर, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, जीव विज्ञान पर, या फिर प्राणी विज्ञान पर। तो पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं और तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। ये परिभाषा किसकी है? अरस्तू की है, गांधी जी की है, पेस्टोलॉजी की है, या फिर हर्बर्ट स्पेंसर की है। तो हर्बर्ट स्पेंसर की ये डिफिनेशन है, इसमें बताया है कि छात्र की जो शिक्षा है ये हमेशा स्थूल वस्तुओं और तथ्यों से होनी चाहिए, शब्द और परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है विज्ञान शिक्षण में, भाषा शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में या फिर नागरिक शास्त्र शिक्षण में। तो दोस्तों प्रयोग और प्रदर्शन विधि अगर आ जाएगी सर्वाधिक उपयोगी तो ये हो जाएगी विज्ञान शिक्षण को लगा दीजिएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण विधि के विकास में सहायक शिक्षण विधि है। ठीक है, तो यहाँ पे व्याख्यान पूछ रहा है, प्रश्नोत्तर हो जाएगी, कहानी हो जाएगी या फिर पर्यटन हो जाएगी। तो देखिए सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण परिविधि हो जाएगी दोस्तों, प्रश्नोत्तर परिविधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल, तो प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल या फिर श्यामपट्ट लेखन कौशल या फिर उद्देश्य कथन कौशल। तो छात्रों की पूर्व ज्ञान की जानकारी हमें अगर लेनी है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो मेथड हो जाएगा या जो कौशल हो जाएगा, स्किल हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। इसे पूर्व ज्ञान पर आधारित ही होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है प्रश्नोत्तर के द्वारा, कहानी के द्वारा, व्याख्यान के द्वारा या फिर समूह कार्य के द्वारा। तो बच्चों में कल्पना शक्ति का दोस्तों विकास होता है, ये होता है कहानी के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य या फिर उपर्युक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है दोस्तों, उपर्युक्त सभी तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक, ये कोई शिक्षण अधिगम के सिद्धांत नहीं होते हैं। अगला संप्रेषण के घटक हैं, प्रेषक हैं, संदेश हैं, ग्राही है या फिर उपर्युक्त सभी। तो संप्रेषण के दोस्तों घटक हो जाएंगे उपर्युक्त सभी। तो देखिए दोस्तों 2017 के बाद 2018 में आए हुए क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो चुके हैं दोस्तों, इसी तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है रेडियो, चलचित्र, टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर। तो दोस्तों यहाँ पर जो दृश्य और श्रव्य सामग्री वो हो जाएगी रेडियो नहीं है, बाकी टेलीविज़न, चलचित्र और कंप्यूटर ये दृश्य और श्रव्य सामग्री हो जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है। धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद और छात्र की पसंद यहाँ पे। ठीक है, तो दृश्य श्रव्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख हो जाएगी विषय वस्तु की प्रकृति का होना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है। शिक्षक नहीं है, पाठ्य वस्तु नहीं है, अभिभावक नहीं है या फिर छात्र नहीं है। तो कक्षा शिक्षण में संप्रेषण का घटक नहीं होगा दोस्तों, अभिभावक, बाकी शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र ये संप्रेषण के घटक होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी और काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। तो ये नियोजन का सिद्धांत है या क्रियाशीलता का सिद्धांत है। बी ऑप्शन में आता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। तो दोस्तों कक्षा में जो शिक्षक होता है इसके द्वारा अगर अंताक्षरी और काव्य पाठ प्रतियोगिता करा रहा है तो ये हो जाएगा दोस्तों अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि उदाहरणों और दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है। तर्क की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर या फिर संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो उदाहरणों और दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना ये सूत्र है दोस्तों, शिक्षण सूत्र है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि पाठशाला जिसको विद्यालय भी कहते हैं उद्यान की संज्ञा किसने दी, यानी किसने बताया कि पाठशाला और विद्यालय ये उद्यान होते हैं। हर्बर्ट ने कहा, फ्रोबेल ने कहा, मॉन्टेसरी ने कहा या फिर फ्रैंकलिन ने कहा। तो दोस्तों फ्रोबेल ने विद्यालय यानी पाठशाला को उद्यान की संज्ञा दी यहाँ पे, यानी संज्ञा कहा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि छात्रों को अपने भावों और विचारों को व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करना किस प्रविधि में आते हैं। प्रश्नोत्तर प्रविधि में, वाद विवाद प्रविधि में, प्रयोगशाला प्रविधि में या फिर पाठ्य पुस्तक प्रविधि में। तो छात्र अपने भावों और विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करता है वाद विवाद प्रविधि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता तो रूसो हैं, प्लेटो हैं, सुकरात हैं या फिर अरस्तु हैं। तो प्रश्नोत्तर प्रविधि के दोस्तों जो जन्मदाता हैं वो हो जाएंगे सुकरात। अगला संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से हो, तीव्र गति से हो, अनेक व्यक्तियों के द्वारा होता है या फिर स्पष्टता के साथ किया जाए। तो दोस्तों संप्रेषण प्रक्रिया तभी प्रभावी होगी यदि संप्रेषण स्पष्टता के साथ हो रहा हो। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है। तो बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण विधि या फिर उपचारात्मक शिक्षण विधि या फिर सहभागी शिक्षण विधि। तो जब कक्षा और कक्ष की कमी हो जाती है, ठीक है, तो इसमें जो शिक्षक अपनाता है वो अपनाता है बहुकक्षा शिक्षण प्रविधि को। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान कौशल, नियमन कौशल, पुनर्बलन कौशल या फिर उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक जो शब्द होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों पुनर्बलन कौशल में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से छात्र को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास या फिर उपयुक्त सभी। तो कक्षा शिक्षण में अगर जो शिक्षक होगा अगर वो TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग कर रहा है, चार्ट या ग्राफ वगैरह यूज़ कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे बच्चे जो होते हैं वो पाठ को आसानी से समझ जाते हैं, बच्चों का मानसिक विकास होता है, बच्चों का बौद्धिक विकास भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि फ्लैनेल बोर्ड किस प्रकार का TLM है, दृश्य श्रव्य, श्रव्य या फिर दृश्य या फिर इलेक्ट्रॉनिक। तो फ्लैनेल बोर्ड ये है TLM, दृश्य TLM। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है, कंकड़ पत्थर, मानचित्र, टहनियाँ या फिर पत्तियाँ। तो दोस्तों ये जो मानचित्र है ये मानव के द्वारा निर्मित होता है। ठीक, बाकी कंकड़ पत्थर, टहनियाँ और ये पत्तियाँ ये प्रकृति के द्वारा TLM होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनको हम लोगों ने कवर कर लिया। उम्मीद करेंगे यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गएंगे। दोस्तों अगर फिर भी कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करिए। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।